सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको क्या देगा? ये चैप्टर आपको पूरे के पूरे 4 नंबर देगा, यानी कि आप इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके जेई में। जेई मेंस है, हाँ दोनों, जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन और जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन आप इस चैप्टर से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन, तो बिल्कुल हाँ जी एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका क्लास 12th है और उसमें भी आपका ये जेई है। ठीक है, 10 तक चलता था कि एक चैप्टर में से 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 क्वेश्चन आते थे। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है ना। बस कुछ ऐसे गिने चुने चैप्टर है जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम चैप्टर में से आपको दिखेगा कि एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये उनमें से चैप्टर है। सो ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है। और जैसा कि हर कोई ये भी कहता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये रेयरली होता है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में एक आता है और जेई एडवांस में एक आता है। ठीक है, तो 4 नंबर आपके फिक्स्ड हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का आपके जेई सिलेबस में महत्व। ठीक है, ठीक है। सो चैप्टर को स्टार्ट करें। यस, सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, आप हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन। सो रेट के बेसिस पे हम जो है रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेट के बेसिस पे हम रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरा जो है आपका इट इज़ नथिंग बट मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, कौन से हैं 3? पहला वेरी फास्ट, दूसरा वेरी स्लो, तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें वेरी फास्ट रिएक्शन की, जो बहुत जल्दी होते हैं कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, तो हम जो ये वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं जो कि कुछ चंद सेकेंड्स में होते हैं, पलक झपकते हो जाते हैं, तो इनका रेट हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। वी डू नॉट कैलकुलेट द रेट फॉर वेरी फास्ट रिएक्शंस, क्योंकि इतनी तेज़ी से हो जाते हैं कि इनका रेट कैलकुलेट करने तक का समय हमें मिलता ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ चंद माइक्रो सेकेंड्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, पलक झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से हम जो है इनका रेट कैलकुलेट नहीं कर पाते। दूसरी जो हमारी वेरी स्लो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन कंप्लीट होने में इतना समय लेती है कि टाइम के साथ अगर हम देखें तो इनका रेट हमें कांस्टेंट नज़र आता है। मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होने में कभी सालों लग जाते हैं, कभी महीनों लग जाते हैं। तो एक दिन में अगर आप देखोगे कोई चेंज हुआ है तो आपको दिखेगा कि कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतनी स्लो होती है कि समय के साथ आपको जो है इनका कंसंट्रेशन है वो सेम नज़र आता है, कांस्टेंट नज़र आता है। कोई चेंज आपको नज़र नहीं आता है, आपको लगता है कि भाई कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही है। इसलिए हम इनका रेट भी जो है कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, बची फिर हमारी मॉडरेट रिएक्शन। इनका रेट हम कैलकुलेट करते हैं, इनका रेट हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है कुछ मिनट्स में या आवर्स में कंप्लीट होती है, तो ऐसे रिएक्शंस का रेट हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ गई होगी बातें कि रिएक्शन को रेट के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड करा जाता है।
वेरी फास्ट रेट रिएक्शन, वेरी स्लो रेट रिएक्शन एंड मॉडरेट रेट रिएक्शन। वेरी फास्ट का रेट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है वो रिएक्शन, रेट निकालने का समय हमें नहीं मिल पाता है या हम निकाल ही नहीं पाते। वेरी स्लो रिएक्शन के साथ ये है कि समय के साथ हमें जो है वो कांस्टेंट नज़र आती है, उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि वो बहुत समय लेती है, महीनों सालों लेती है रिएक्शन पूरी होने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रस्टिंग ऑफ आयन ले सकते हैं। मॉडरेट रेट रिएक्शन का रेट हम निकाल पाते हैं क्योंकि वो जो है कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गया होगा कि रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है, कौन सी होती है, क्या होती है, किसका रेट हम निकाल सकते हैं। आगे चल के बात करें तो ये रेट क्या होता है, व्हाट इज़ दिस रेट, है ना। आपने शायद गाड़ी चलाई होगी, बाइक स्कूटी जो भी है, या बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके सामने एक स्पीडोमीटर होता है जो कि आपको बताता है कि आपने गाड़ी की स्पीड क्या है। और स्पीड को आप कैलकुलेट कैसे करते हो कि भाई कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है कितने समय में, ऐसा हो कितनी लेंथ आपने ट्रैवल करी है। तो आपकी गाड़ी की स्पीड आप कैसे बताते हो, गाड़ी की स्पीड हो सकती है 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसा और 70 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये हो गई आपकी गाड़ी की स्पीड। ये किस पे डिपेंडेंट है, हम स्पीड किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में कि कितना दूरी आप चले हैं। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो इसमें तो हम लेंथ नहीं देखेंगे ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि मेरी रिएक्शन 2 किलोमीटर चली है या मेरी रिएक्शन 5 किलोमीटर चली है। तो रिएक्शंस के लिए हम रेट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, चेंज क्या हो रहा है। स्पीड के इसमें चेंज हो रहा था जब हम व्हीकल्स की बात कर रहे थे, तो स्पीड के इसमें चेंज लेंथ हो रही थी, उसके रिस्पेक्ट में हमने स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे, लेंथ चेंज हो रही थी। तो रिएक्शन के केसेस में चेंज क्या होता है, चेंज होता है कंसंट्रेशन। तो हम रेट कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो रेट का अपना डेफिनेशन या रेट क्या होता है, रेट इज़ नथिंग बट चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट को आप कैसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसी तरह लिखोगे, इसी तरह लिखोगे, यस और नो। और कंसंट्रेशन के चेंज को आप कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड द चेंज इन कंसंट्रेशन। बिल्कुल, कंसंट्रेशन का चेंज आप फाइंड करोगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के लिए भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में CF माइनस CI अपॉन TF माइनस TI, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें सबको समझ में आती है, कोई वास्ट कंसेप्ट अभी तक हमने टच नहीं किया है इस चैप्टर में, यहाँ तक सब बेसिक बातें हैं, समझ में आ रही है। ओके, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आपको ये कोई एक वे अपना रिएक्शन दे रखी है A और यहाँ पे B, है ना। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, A के A0 मोल्स हैं, A आपका क्या है, रिएक्टेंट है, B आपका प्रोडक्ट है, और B के 0 मोल्स हैं एट T इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स। कुछ चीज़ें आप लिखते चलिए, जैसे कि अगर जहाँ पे भी मैं A0 लिखूँ तो A0 का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन या तो आप लिखिए इनिशियल मोल्स, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और T इज इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है ना। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट के लिए आप देखते हैं B के 0 मोल्स हैं। कुछ देर बाद A0 में से X मोल डिसोसिएट हो गए तो B के X मोल्स बनेंगे, और मान लो इसके लिए समय लग गया 30 सेकेंड्स। ठीक है, और इस A0X ये जो मोल्स हैं A के, इसे हम लिखेंगे AT, इसे हमने नए टर्म से रिप्रेजेंट किया जो कि है AT। अरे एक के अगर X मोल्स, A0 में से अगर X मोल्स डिसोसिएट हुए हैं तो B के X मोल्स ही बनेंगे, यस और नो।
है ना। A0 पहले मोल्स थे, A के पहले इनिशियल मोल्स कितने थे, A0 थे, उसमें से X मोल डिसोसिएट हो गए तो B के कितने बनेंगे, X ही तो बनेंगे ना। अरे जितने A में से डिसोसिएट हुए उतने ही तो B बनेंगे ना। क्या बात समझ में आई आपको? जितना A में से डिसोसिएट हुआ उतना ही तो B का फॉर्म होगा ना। जितने मोल्स A में से डिसोसिएट हुए उतने ही मोल B फॉर्म होगा। क्या आपको बात समझ में आएंगे? तो एक जो डिसोसिएट है A0 माइनस एक्स, इसे हमने AT लिखा। तो अगर मैं पूछूँ इसका रेट आप कैसे लिखोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, सिंपली आप लिखोगे फाइनल कंसंट्रेशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है A0 माइनस एक्स, दिस इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि है आपका A0। हाँ A0, अच्छा फाइनल कंसंट्रेशन अपना A0 माइनस एक्स लिखो या आप AT लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में पहला ऊपर कंसंट्रेशन फाइनल जो कि है AT माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन जो अपना A0 है, टाइम हो जाएगा अपना T विच इज़ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इज़ 0 सेकेंड्स। ठीक है। हाँ आप x/t भी लिख सकते हो, x/t भी लिख सकते हो, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गया, वहाँ तक जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ तक ही हम गए हैं, विच इज़ रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे कैसे, AT माइनस A0 अपॉन T, दिस इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन। AT क्या है, बार बार बता रहा हूँ, AT इज़ द कंसंट्रेशन of reactant after t time, A0 is the initial concentration of reactant at t is equals to 0 सेकेंड, का मतलब रिएक्शन जब चालू नहीं हुई है। क्या आपको बात समझ में आया? और आपको टाइम के इंटरवल के रिस्पेक्ट में ही कंसंट्रेशन लेना है, या कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में टाइम, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आपको टाइम का इंटरवल लेना है। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके। तो आपको क्या है, रेट लिखना समझ में आया कि रेट क्या होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेट पे, कि रेट की यूनिट क्या होगी या रेट की यूनिट क्या होती है। रेट को आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ऐसा ही लिखते हैं ना रेट, अभी तो देखा था कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर अपॉन, जैसे नीचे टाइम है तो टाइम एज इट इज़, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। हमने यहाँ पे टाइम सेकेंड ले लिया, ठीक है, टाइम इनवर्स लिखेंगे। टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट्स हो सकता है, आवर्स हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि टाइम यूनिट क्या दी है, ठीक है। लेकिन आपका यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, अगर मान लो टाइम अपना सेकेंड्स में है तो यूनिट ऑफ रेट यहाँ पे हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, या मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो कंसंट्रेशन को यहाँ पे कुछ जगह पे मोल्स के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कंसंट्रेशन को लिखा जाता है मोल अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इंटू टाइम इनवर्स। लेकिन हम जनरली कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर अपॉन टाइम लेते हैं, तो जो मैंने अभी आपको पहले यूनिट बताई है, यहाँ पे जो यूनिट आप देख रहे हो, इसी यूनिट को आप लेके चलना, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको रेट निकालना आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ 0.5 मोल पर लीटर, आफ्टर 10 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ 0.2 मोल पर लीटर, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी है, और रिएक्शन की रेट कैलकुलेट कैसे करनी है आपको मैंने बताया कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आपको देखो कि क्या दिया है कि रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखा है वो 0.5 मोल पर लीटर है, 10 मिनट बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है 0.2 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन आपका 0.2 हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 0.5 हो गया, फाइनल टाइम आपका 10 मिनट्स हो गया, इनिशियल टाइम आपका 0 होगा
क्योंकि इनिशियल टाइम को दे नहीं रखा है तो हम उसे 0 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल। फाइनल आपको 0.2 दे रखा है, इनिशियल आपको 0.5 दे रखा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.2 माइनस 0.5 अपॉन फाइनल टाइम विच इज़ 10 मिनट्स एंड इनिशियल इज़ 0, सो 10 माइनस 0 डेफिनेटली 10 रह जाएगा। तो इसे आप आगे चल के सॉल्व करोगे तो 0.2 माइनस 0.5 हो जाएगा 0.3 माइनस 0.3 अपॉन 10। तो इसे आप आगे चल के ऐसे लिख सकते हैं -3 अपॉन 100, यस और नो। तो ये 100 ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा -3 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। क्या ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे मैच कर रहा है। इस 3 के आगे यहाँ आया हुआ ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है। ऑफ कोर्स ये हम रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे हैं, यस और नो। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम ही होगा, रिएक्शन जब भी होगी तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा ना, और प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो ये माइनस साइन सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है, और कोई काम नहीं है इस माइनस साइन का, ठीक है। रेट लिखते वक्त हम उस माइनस साइन को हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। आपकी गाड़ी की स्पीड -60 किलोमीटर पर आवर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। सो रिएक्शन का रेट भी नेगेटिव नहीं होता है, ओके। नेगेटिव साइन सिर्फ यही रिप्रेजेंट करने के लिए है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, और कोई काम नहीं है उसका वहाँ पे। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन ही सही है, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे टाइम की यूनिट मिनट में ली गई है इसलिए मिनट इनवर्स, ओके। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है जो आप कर लीजिए। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, A gives B, इस तरह से आपको एक रिएक्शन है। आफ्टर 10 सेकेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ A is 0.8 मोल पर लीटर। आफ्टर 25 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ A is 0.3 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, और आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 सेकेंड पे A का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.8, और 25वें सेकेंड पे A का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 25 सेकेंड के बाद आफ्टर 25 सेकेंड्स A का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.3 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आप इनिशियल डेफिनेटली किसे कंसिडर करोगे, 10 सेकेंड्स को आप इनिशियल टाइम कंसिडर करोगे और 25 सेकेंड को फाइनल टाइम कंसिडर करोगे, ओके। और 0.8 मोल पर लीटर को आप इनिशियल कंसंट्रेशन कंसिडर करोगे और 0.3 मोल पर लीटर को आप फाइनल कंसंट्रेशन कंसिडर करोगे, ठीक है। टाइम के इंटरवल के रिस्पेक्ट में ही कंसंट्रेशन को आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल टाइम 0 नहीं ले सकते, कैसे लोगे 0, उसके रिस्पेक्ट में आपको कंसंट्रेशन पता ही नहीं। यहाँ पे 10 के रिस्पेक्ट में पता है, 25 के रिस्पेक्ट में पता है, ठीक है। सो रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है कैसे, फाइनल कंसंट्रेशन विच इज़ 0.3 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन विच इज़ 0.8 अपॉन फाइनल टाइम 25 सेकेंड्स, इनिशियल टाइम 10 सेकेंड्स। सॉल्व करेंगे इसे तो 0.3 माइनस 0.8 हो जाएगा -0.5, 25 माइनस 10 हो जाएगा 15, सो 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 15 विच इफ़ यू कैलकुलेट आगे चल के तो आपका आंसर आ जाएगा -0.33 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो उस हिसाब से आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो विच ऑप्शन इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए बी सी नहीं, तीनों भी नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, समझा आपको। चलो आगे बढ़े फिर, यस और नो आगे बढ़े। अगला आपका जो टॉपिक है इट इज़ नथिंग बट डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। रेट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा आपका होता है एवरेज रेट। पहला इंस्टेंटेनियस, दूसरा एवरेज। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इट इज़ मेजर्ड इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल।
बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो रेट मेजर करा जाता है उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। ये रेट बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए मेजर करा जाता है, इसलिए हम उसे dt लिखते हैं। dt मैथमेटिक्स में dt लिखते हैं, ठीक है। एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल, इसलिए हमने dt लिखा है। एवरेज रेट क्या होता है? इट इज़ मेजर्ड एट लार्ज टाइम इंटरवल। बड़े टाइम इंटरवल के लिए जो रेट मेजर करा जाता है उसे हम एवरेज रेट कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा टी से। डेल्टा टी से, ठीक है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? रेट दो तरह के होते हैं, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वो रेट जो कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए मेजर करा जाता है। एवरेज रेट ऐसा रेट जो कि एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए मेजर करा जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट को हम dt लिखते हैं क्योंकि बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है, इसलिए dt, और एवरेज में डेल्टा टी क्योंकि टाइम इंटरवल बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया? इसे आप ग्राफ के थ्रू अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कोई एक रिएक्शन है अपनी, ये मान लो रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है ना। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम इन सेकेंड्स, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, ठीक है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप जैसे देखते हो समय के साथ बढ़ता है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप देखोगे समय के साथ घटता है। यहाँ पे अपना ए जो है, यहाँ पे अपना ए जो है ये रिएक्टेंट है, और बी जो है ये प्रोडक्ट है। बी का कंसंट्रेशन आप देख सकते हो ना कि बढ़ रहा है टाइम के साथ, और ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ए यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट है, बी क्या है? प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। क्या यहाँ तक का ग्राफ आपको समझ में आ गया? अगर मैं आपको इंस्टेंटेनियस रेट यहाँ पे पूछने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो दिस इज़ 11th सेकेंड एंड दिस इज़ 12th सेकेंड, है ना। यहाँ पे मैं देखूँ कंसंट्रेशन 11 सेकेंड पे कंसंट्रेशन की बात करूँ तो 11 सेकेंड पे कंसंट्रेशन मान लो कि है 4.4, और 12th सेकेंड पे कंसंट्रेशन मान लो है 4.2। एकदम देखिए छोटा सा टाइम इंटरवल किया है हमने 1 सेकेंड का, और मैंने आपसे पूछा कि इंस्टेंटेनियस रेट बताओ। सो हाउ विल यू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट इज गोइंग टू बी dc अपॉन dt। dc स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, छोटा टाइम के लिए, dt टाइम के लिए dc कंसंट्रेशन में चेंज होगा। यस और नो? सो कंसंट्रेशन में चेंज आप कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा? 4.2 फाइनल हो जाएगा। पहले 4.4 था, 4.2 हो गया है ना। 11 सेकेंड आपका इनिशियल टाइम हो जाएगा, 12 सेकेंड आपका फाइनल टाइम हो जाएगा। तो 11 4.4 कंसंट्रेशन, 12 सेकेंड पे 4.2 कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन इज 4.2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 4.4 अपॉन फाइनल टाइम 12 माइनस इनिशियल टाइम 11 सेकेंड्स। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.2 अपॉन 1। तो आप इसे लिख सकते हो 2/10 -2/10। तो इसे आप आगे चल के लिख सकते हो -2 × 10⁻⁻1 मोल लीटर इनवर्स पर मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? यहाँ पे आप देखो ना, सिंपली आप यहाँ पे टेंजेंट खींचो, इस कर्व पे टेंजेंट खींचो। सो इंस्टेंटेनियस रेट इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ कर्व या तो स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व हम कैसे लिखते थे फिजिक्स या मैथ्स में देखोगे तो वो तो dy/dx। तो यहाँ पे y के जगह पे अपना कंसंट्रेशन है, इसलिए यहाँ पे dc लिखेंगे हम, dc/dt। इसलिए यहाँ पे dc/dt लिखा है क्योंकि y के जगह पे कंसंट्रेशन है अपना और x के जगह पे अपना टाइम है, तो इसलिए dc/dt। क्या आपको ये समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट को भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, यस और नो? चलो अब बात करते हैं एवरेज रेट की। एवरेज रेट का ग्राफ मान लो फिर वही एक अपना रिएक्शन है, ठीक है, ये अपनी रिएक्शन है। इसके लिए एवरेज रेट क्या होगी? फिर से ग्राफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर में, और एक्स एक्सिस पे अपना टाइम है सेकेंड्स में। ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है समय के साथ और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है। ए अपना रिएक्टेंट है, बी अपना है प्रोडक्ट। यहाँ पे एवरेज रेट है तो अपना टाइम का इंटरवल थोड़ा बड़ा होगा। मान लो हम
हाँ, जो रेट अपना नेगेटिव आया था इंस्टेंटेनियस में वो इसलिए आया था क्योंकि वो रिएक्टेंट का रेट था, हम रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे थे, राइट, प्रोडक्ट का नहीं निकाल रहे थे। चलो एवरेज मान लो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया 2 सेकेंड पे और एक यहाँ पे कंसिडर किया 17 सेकेंड पे। 2 सेकेंड पे मान लो कुछ कंसंट्रेशन था 8.2 और 17 सेकेंड पे मान लो कुछ कंसंट्रेशन था 3.0। देखिए बड़ा टाइम इंटरवल लिया ना 2 से 17 सेकेंड्स। तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे? एवरेज रेट इज़ नथिंग बट फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन आपका क्या है 3, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका था 8.2, फाइनल टाइम आपका क्या है 17, इनिशियल टाइम आपका था 2 सेकेंड्स। इसे आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -5/2 अपॉन 17 माइनस 2 हो जाएगा 15। इसे आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -0.34 अपॉन 0.34 इंटू यूनिट आप लिखोगे, यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रेट एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करा जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करा जाता है। ये है उनके ग्राफ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट आपको ज़्यादातर पूछा नहीं गया है कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट आपको ज़्यादा पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए कि अभी तक तो नहीं पूछा गया है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभी जो बातें बताने जा रहे हैं अच्छे से सुनिए। रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मान लो कि मैंने कोई एक रिएक्शन लिखी है 2A + 3B गिव्स 5C, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। A के मान लो A0 मोल्स थे, B के B0 थे, C के 0 मोल्स हैं, T = 0 सेकेंड्स पे, ठीक है ना। A0 में से 2 मोल्स चले गए, 2x मोल्स चले गए, B0 में से 3x मोल्स चले गए, तब जाके C के 5x मोल्स फॉर्म हुए एट T सेकेंड्स, ठीक है ना। A0 में से 2 मोल्स चले गए, B0 में से 3 मोल्स चलेंगे, तब जाके C के 5 मोल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज रेट ऑफ A, ये इंडिविजुअल रेट है। A के रेट को आप कैसे लिखोगे? रेट ऑफ A इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि A का कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, A के मोल्स कम हो रहे हैं। पहले A0 थे, अभी A0 - 2x हो गए, तो A का जो रेट है वो कम हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, इसे हम कैसे लिखेंगे? -dA/dt, -d/dt। या तो आप इसे कैसे लिख सकते हो -RA, रेट ऑफ A। ये इंडिविजुअल रेट है A का, याद रखो, दिस इज द इंडिविजुअल रेट ऑफ A। उसी तरह रेट ऑफ B आप कैसे लिखोगे? रेट ऑफ B इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। B भी डिसअपियर हो रहा है क्योंकि वो भी रिएक्टेंट है। इसे आप कैसे लिखोगे? -dB/dt, या सिंपली आप इसे कैसे लिख सकते हो? और -RB, रेट ऑफ B। -dB/dt लिखो या RB लिखो, बात एक ही है। रेट ऑफ C आप कैसे लिखोगे? रेट ऑफ C विल बी इक्वल टू रेट ऑफ, अभी C में क्या लिखेंगे? अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, क्योंकि C प्रोडक्ट है तो वो फॉर्म हो रहा है। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C कैसे लिखोगे? माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, +dC/dt, और या तो आप लिख सकते हैं RC, माइनस मत लगा देना आगे, ठीक है। तो दीज आर द इंडिविजुअल रेट्स, RA, RB, RC, या ये -d/dt, -dB/dt या dC/dt, दीज आर द इंडिविजुअल रेट्स ऑफ A, B एंड C, ठीक है। तो इस तरह आप इनके रेट्स लिखते हैं, दूसरी चीज़ समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो कि मेरा कोई एक रिएक्शन है 2A
3B, ये कोई आपकी एक रिएक्शन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक रिएक्शन है। ए की रेट, ए का रेट आप कैसे लिखोगे, अभी मैंने बताया था ए का रेट आप कैसे लिखोगे, -dA/dt, और बी का रेट आप कैसे लिखोगे, dB/dt, माइनस नहीं क्योंकि दिस इज द रेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्लस आएगा इसके आगे, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये दोनों जो रेट हैं, ए का रेट और ये बी का रेट, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, विल दे बी इक्वल, सोचिए थोड़ा, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ए का रेट ये 2 मोल्स के लिए है ना, और बी का 3 मोल का रेट है। देखिए जितने टाइम में ए के 2 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं उतने टाइम में बी के 3 मोल फॉर्म हो रहे हैं। टाइम दोनों का सेम है क्योंकि सेम कंटेनर में रिएक्शन हो रही है ना, टाइम सेम है, लेकिन ए के 2 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, बी के 3 मोल फॉर्म हो रहे हैं, है ना। ये 2 मोल है ए के टी टाइम में और ये 3 मोल है बी के टी टाइम में फॉर्म हो रहे हैं, तो दिस इज़ 2/T, दिस इज़ 3/T। ये कैसे बराबर हो सकता है, एब्सोल्युटली बराबर नहीं हो सकता। ये ए का जो रेट है ये 2 मोल का है, देखिए ए के ए का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे 2 है, और ये बी का 3 मोल का रेट है, तो ये इंडिविजुअल रेट है ए का, ये इंडिविजुअल रेट है बी का, तो ये तो इक्वल नहीं है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अपने को इस रिएक्शन का रेट तो लिखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझो, रेट ऑफ 1 मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। 1 मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चेंज को, ये AUR वाला और नहीं है, ये OR वाला और है, ठीक है। सो 1 मोल रेट और प्रोडक्ट के चेंज को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है 1 मोल चेंज के लिए, ठीक है। तो ये 2 मोल का रेट है, जैसे कि ये ए का 2 मोल का रेट है और ये बी का 3 मोल का रेट है। अगर ये 2 मोल का रेट है तो 1 मोल का अगर अपने को चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड कर दो सिंपली, और ये 3 मोल का रेट है बी का, इसको 1 मोल का चाहिए तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। अब ये दोनों भी रेट जो हैं 1-1 मोल के हैं, और 1-1 मोल का रेट जो होता है बराबर होता है, तो अब जाके ये बराबर होंगे। सिंपली कुछ नहीं कर देना है, आपको रेट को इक्वल करना है, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रेट को सिंपली आपको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, आपका जो दोनों रेट है वो सिंपली जो है इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फिर यहाँ पे क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल चेंज। 1 मोल के चेंज को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और 1 मोल का रेट बराबर होता है, ये पहले 2 मोल का था और ये 3 मोल का था, ये 2 मोल का था तो 1 का चाहिए तो हमने इससे डिवाइड बाई 2 कर दिया, और ये 3 का था 1 का चाहिए तो इसको डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब ये दोनों भी रेट 1-1 मोल के हैं और अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए शायद, आई होप नहीं होगी, ओके। तो अब इन सबको जो हमने अभी पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसे सम अप करना चाहें तो कैसे, मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है N1A + N2B गिव्स N3C, ठीक है ना। ए के रेट को आप कैसे लिखोगे, D/dt, -D/dt लिखो और -RA लिखो। बी के रेट को आप कैसे लिखोगे, -dB/dt लिखो या -RB लिखो। सी के रेट को आप कैसे लिखोगे, +dC/dt और +RC लिखो। क्या RA, RB, RC इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि तीनों के कोएफिशिएंट, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स अलग हैं। ये RA N1 मोल का रेट है, RB N2 मोल का रेट है, RC N3 मोल का रेट है। तो इनको अगर सेम करना है तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा इनके कोएफिशिएंट से। RA का कोएफिशिएंट N1 है, RB का कोएफिशिएंट N2 है, RC का कोएफिशिएंट N3 है। अब ये तीनों रेट जो हैं ये बराबर हैं। दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन।
So this is the way you write the rate of reaction. ठीक है, या तो ऐसे लिखो, अच्छा ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया किताबों में कैसे लिखा जाता है, किताबों में कैसे लिखा जाता है, किताबों में ऐसा लिखा जाता है, ये रहा 1/n1, आगे माइनस रखना, d/dt इज इक्वल्स टू -1/n2 ब्रैकेट में d/dt dB/dt, फिर +1/n3 dC/dt। इस तरह से आपकी किताबों में, स्कूल में इस तरह लिखा जाता होगा। ठीक है, ये तो मैंने ये बस ये अपना d/dt को RA लिख दिया, रेट ऑफ ए। ये B के रेट को जो dB/dt लिखते थे उससे मैंने RB लिख दिया, और dC/dt को RC लिख दिया। ठीक है, तो दोनों भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, इसकी अगर एक शॉर्ट समरी अगर आपको दी जाए तो क्या होगा। सबसे पहला कि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, यस और नो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, और कंसंट्रेशन आप निकालते हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अपना रेट दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम निकालते हैं, और एवरेज एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन की अपने हम लोग ने देखी कि अगर आपको रेट सबका इक्वल करना है तो हर इंडिविजुअल रेट को, जिसका भी इंडिविजुअल रेट है, उसे उसके कोएफिशिएंट या जो नंबर ऑफ मोल है उससे डिवाइड कर दो, रेट जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, कोई दिक्कत है। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सी जो मुझे लगती है आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप इसे लिखो कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि रेट और कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेट इज सेम। द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट एंड रेट इज सेम। रेट और कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। जैसे कि अगर मान लो 2AB ये एक रिएक्शन है, तो जैसा कि आप देख सकते हो A के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो B के डबल है, A के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं B के डबल है, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि A का जो रेट होगा वो भी B के डबल होगा। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा रेट के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नो डाउट जो पहले मैंने आपको बताया था ये RA/N1 है ना, RB/N2, इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इससे आप जल्दी कर पाओगे, समय को बचा पाओगे। लेकिन ये आप अगर इससे करोगे ये सबसे सही तरीका है, लेकिन सबसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में आपको उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट वे है, सिंपल एकदम। कुछ जगह पे तो आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देख के आप कर लोगे। ठीक है ना, तो ये वो तरीका है। ठीक है, देखिए A के 2 मोल्स हैं, यहाँ पे B के 1 मोल है ना, तो A के मोल B के डबल है, तो A का रेट भी B के रेट के डबल हो जाएगा। ये सिंपल आपको जो है एक रिलेशन याद रखनी है ये बात। और अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा। आपको एक रिएक्शन दे रखी है 3Br2 + 6OH gives 5Br + BrO3 + 3H2O. The rate of formation of BrO3 is 1.5 × 10⁻² मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो आपको BrO3 की फॉर्मेशन रेट आपको दे रखी है, और आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2, नंबर 2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br, नंबर 3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ OH। BrO3 की फॉर्मेशन रेट आपको दे रखी है, और सबसे पहले आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 ढूंढना है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, एक जो स्कूल वाला जो आपको करना है, और एक अपना डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, पहले क्वेश्चन के लिए बताऊंगा, सबके लिए नहीं। ठीक है, नहीं तो अपने को टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहला मेथड N1, दिस इज़ फॉर बोर्ड्स एंड स्कूल्स। कैसे करोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 ढूंढना है। आपको BrO3 का दे रखा है
तो BrO3 का आप जैसे देख सकते हो उसके आगे वन नंबर ऑफ मोल्स कितने, एक, तो BrO3 का एक मोल का रेट दिया आपको 1.5 × 10⁻²। और Br2 का पूछा है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 है। तो पहले तो बराबर करो, रेट ऑफ Br2 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ BrO3 माइनस अपॉन 1। सो यहाँ से BrO3 यहाँ पे Br2 का रेट निकालना है ये माइनस में होगा, ठीक है। रेट ऑफ Br2 विल बी इक्वल टू -3 इंटू रेट ऑफ BrO3। सो BrO3 का रेट तो आपको पता है 1.5 × 10⁻²। सॉल्व करिए इसे, आपका आंसर आ जाएगा -4.5 × 10⁻²। दिस इज़ द मेथड दैट यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ Br2। मिल गया आपको Br2 का रेट इस तरह से। समझा आपको कैसे किया? एक मोल का आपको दिया था, BrO3 के लिए एक मोल का रेट आपको दिया था, Br2 का रेट फाइंड करना है 3 मोल के लिए। तो सिंपली रेट बराबर करने के लिए कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो पहले दोनों को। इसके आगे कुछ नहीं था, BrO3 के आगे मतलब 1 है और Br2 का रेट चाहिए था तो 3 को इस तरफ भेज के मल्टीप्लाई, सिंपली आपका आंसर आ गया। अभी इसे आप मेथड 2 डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? डायरेक्ट कैसे कर सकते? देखिए आपको BrO3 में एक मोल का रेट आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻²। आपको Br2 के लिए 3 मोल का रेट निकालना था, है ना। तो आप जैसे देख रहे हो एक मोल का दिया है, 3 मोल का निकालना था, मतलब Br2 का रेट या नंबर ऑफ मोल्स BrO3 से 3 गुना ज़्यादा है, तो Br2 का रेट BrO3 से 3 गुना ज़्यादा होगा। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था ना, ए के अगर 2 मोल्स हैं और बी का 1 मोल है तो ए के मोल बी के डबल है, तो ए का रेट भी बी के डबल होगा, बताया था ना। तो अभी यहाँ पे Br2 का देखिए मोल 3 है और BrO3 का 1 ही मोल है, मतलब Br2 का मोल BrO3 से ट्रिपल है, तो Br2 का रेट BrO3 के ट्रिपल होगा। अरे बोलो होगा नहीं होगा? यहाँ से फिर आपको तुरंत मिल गया आंसर। Br2 इज़ 3 × 1.5 × 10⁻², आ गया -4.5 × 10⁻²। यहाँ पे 3 के आगे माइनस लिखना मत भूलिए, ठीक है। यह डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है। क्या आपको यहाँ पे समझ में आया? नहीं आया तो आगे करेंगे ना, और क्वेश्चन है ना यहाँ पे। अपने को सिर्फ इतना ही थोड़ी फाइंड करना था, समझ आएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको और क्लियरिटी आती जाएगी। देखिए दूसरी चीज़ का फाइंड आउट करने बोलिए, और इसे मैं डायरेक्ट अभी सेकेंड मेथड से करूँगा, अपनी जो इजी मेथड है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br। आपने को पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br, अपने पास BrO3 की रेट है 1 मोल किलो, Br के लिए पूछा है, और Br का जैसे देख सकते हैं 5 गुना ज़्यादा है ना। Br के 5 मोल्स हैं और BrO3 के 1 मोल्स हैं, तो Br का मोल BrO3 से 5 गुना ज़्यादा है, तो Br का जो रेट है वो BrO3 से 5 गुना ज़्यादा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 × 1.5 × 10⁻²। 5 के आगे यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि Br प्रोडक्ट है। अच्छे से देखो, Br प्रोडक्ट है, तो बस दिस इज द रेट, कैलकुलेट कर लेना। समझा आपको? Br का देखिए 5 मोल्स हैं और BrO3 का 1 ही है, इसका 1 है, इसका 5 है, तो Br का मोल, Br का जो रेट है वो BrO3 से 5 गुना ज़्यादा है, होगा ना, क्योंकि उसके मोल BrO3 से 5 गुना ज़्यादा है। समझा क्या आपको? तीसरा आपको क्या पूछा है? तीसरा आपको पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ OH। सो OH के आप देख सकते हैं 6 मोल्स हैं, BrO3 का 1 है, OH के मोल्स BrO3 से 6 गुना ज़्यादा है, तो OH का रेट BrO3 से 6 गुना ज़्यादा होगा। तो बस रेट ऑफ OH इज़ 6 × रेट ऑफ BrO3 विच इज़ 1.5 × 10⁻²। मिल गया आपको OH का रेट भी, और यहाँ पे 6 का आगे माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट का रेट है, ठीक है। माइनस साइन सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि रेट रिएक्टेंट का है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है,
और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चल के एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको एक रिएक्शन दे रखी है 2a + 3b 2a + 3b + 3/2c गिव्स 3b। आपको पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेट का स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। तो पहले तो आप इसके रेट निकाल लीजिए। और हाँ, ये JEE 2020 मेंस का सवाल है, ठीक है। तो JEE का सवाल है 2020 मेंस। तो पहले आप रेट निकालिए। ए का रेट आप कैसे लिखोगे, RA - RA/2 विल बी इक्वल टू -RB/3 विल बी इक्वल टू 1/3/2 इंटू RC -1/3/2 इंटू RC, या सिंपली RC/3/2 ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू RP + RP/3। बिल्कुल इसी तरह लिखोगे ना रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट इसी तरह लिखी जाएगी, ठीक है। अभी अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो पहले इसमें से 2 गायब है, डिवीजन में 2 नहीं है, मतलब इन्होंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो आप भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 - 2/3 RB। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 RC। ये सर नो, ये हो जाएगा ना। और पहला वाला सिर्फ बचेगा RA लिखो या DA/dt लिखो, वही बात है ना यार, ठीक है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला वाला तो मैच नहीं कर रहा है आपका, दूसरा वाला भी मैच नहीं कर रहा है, तीसरा वाला देखिए मैच कर रहा है 2/3 - 2/3 और 4/3, बिल्कुल। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। समझा आपको कैसे किया, क्या हुआ? ओके, आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो समझ गया तो थोड़ा आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। NO2 required for reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. The initial concentration of N2O5, okay, N2O5 is 3.00 mole per liter inverse या mole liter inverse, and it is 2.75 mole liter inverse after 30 minutes. The rate of formation of NO2 is। तो आपको NO2 का रेट पूछा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको N2O5 के टर्म्स में दी गई है। मतलब N2O5 का आपको इनिशियल रेट, फाइनल रेट, है ना इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम आपको दिया है। तो आपको NO2 का रेट, N2O5 का रेट मिलेगा और NO2 का रेट पूछा है। तो आप जैसे इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं, क्या दिखा है यहाँ पे, 2N2O5 गिव्स 4NO2। तो आप देख सकते हो ना कि NO2 का जो रेट, NO2 का जो मोल्स है, NO2 के जो मोल्स हैं वो N2O5 के मोल्स के डबल हैं। मतलब NO2 का जो रेट होगा वो N2O5 का जो रेट है उसके डबल होगा। क्या ये बात आपको यहाँ से समझ में आई, समझो अच्छे समझो। आपको NO2 का रेट पूछा है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन N2O5 के टर्म्स में दी गई है। मतलब उसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, उसका फाइनल कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियल टाइम दिया है, फाइनल टाइम दिया है, और आपको NO2 का रेट पूछा है। तो इस इक्वेशन की मदद से देख सकते हैं आप कि NO2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो N2O5 के डबल हैं। N2O5 के 2 मोल्स हैं, NO2 के 4 मोल्स हैं। तो NO2 का रेट N2O5 के डबल होगा। यस और नो, डबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो किसी तरह अगर आपको N2O5 का रेट मिल जाए तो आप NO2 का रेट निकाल सकते हो। तो N2O5 का रेट आप कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड द रेट ऑफ N2O5? सिंपल रेट निकालने का तरीका है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन देखो क्या दिया है, 2.75 इज द फाइनल, इनिशियल हो जाएगा 3.00, क्योंकि तब 30 मिनट बाद पहले कंसंट्रेशन 3.00 था, फिर 30 मिनट बाद कंसंट्रेशन 2.75 हो गया।
तो आपका फाइनल कंसंट्रेशन इज 2.75 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 3.00 अपॉन टाइम फाइनल होगा 30 मिनट्स इनिशियल 0। ये सॉल्व नो, क्या आपको इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, इसे आगे सॉल्व करोगे आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.25 अपॉन 30, यहीं तक रखो इसे। इसका यूनिट आप क्या लिखोगे? यूनिट रेट है तो मोल लीटर इनवर्स। टाइम किस में दिया था? मिनट में दिया था कि सेकंड? मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स। ये आ गया इसका रेट। किसका? दिस इज द रेट ऑफ N2O5। दिस इज द रेट ऑफ N2O5। तो अभी आपको NO2 का रेट चाहिए, आपको चाहिए NO2 का रेट। और NO2 का रेट जो है, हाँ तो NO2 का रेट जो है वो N2O5 के रेट के डबल होगा। तो N2O5 का रेट हमने निकाला जो कि है 0.25 अपॉन 30, इसको इंटू 2 करो, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 0.50 अपॉन 30, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे आगे चल के तो 1.667 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन में था क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओके, समझा आपको? एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, एक आपकी एक रिएक्शन है, तो आप ए का रेट कैसे लिखोगे? RA अपॉन ए का कोएफिशिएंट x इक्वल्स टू बी का रेट प्लस RB अपॉन बी का कोएफिशिएंट y। इसको आप आगे चल कैसे लिख सकते हो? माइनस वाई RA इज इक्वल्स टू प्लस x RB। यस और नो? अब अगर आप लॉग लोगे लॉग माइनस वाई RA इज इक्वल्स टू लॉग प्लस x RB। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? log y प्लस log माइनस RA इज इक्वल्स टू log x प्लस log RB। ये जो आपको एक इक्वेशन मिली है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर कभी कभी आपको सवाल पूछे जाते हैं। देखो क्या किया है, रॉन्ग नहीं लिखा है, सही लिखा है। ये जो माइनस साइन है ना, ये रेट के लिए आया है। देखो ये रेट के अंदर है, यहाँ पे अंदर बंद है, रेट के साथ है माइनस साइन। ये log m प्लस n इस तरफ हमने किया, इस तरफ भी log m प्लस n किया है। गलत थोड़ी है ये, सही तो है यार, गलत थोड़ी है। माइनस साइन ये रेट के लिए आया है, ओके, रेट के लिए आया। रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव होता है ना, कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसलिए सिर्फ रेट के लिए आया है। देखिए ए का रेट है तो उसके साथ बी का कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई में, और बी का रेट तो ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। ए का रेट है ना, ए का रेट है, बी का कोएफिशिएंट, बी का रेट, ए का कोएफिशिएंट, देख सकते हैं ना अब यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके ऊपर आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा, इक्वेशन को आप याद रखो, इसी इक्वेशन के थ्रू आपको सॉल्व करना है। कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए आपसे। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स ए गिव्स वाई बी। आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि लॉग ए का रेट इज इक्वल्स टू लॉग बी का रेट प्लस 0.3। क्या दिया है आगे? वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, थस रेशियो ऑफ x इज टू वाई इज, या x इज टू वाई का रेशियो क्या होगा आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको जैसे आपके सामने दे दिए हैं 1:2, 2:1, 3:1, 3:10। तो आप स्टार्ट करेंगे कैसे लिख सकते हैं? लॉग डी माइनस डी अपॉन डी टी को आप कैसे लिख सकते हो? माइनस RA इज इक्वल्स टू लॉग डी बी अपॉन डी टी को आप कैसे लिख सकते हो? डी बी अपॉन डी टी है ना, कैसे लिख सकते हो? RB और प्लस 0.2। अच्छा, log 2 की वैल्यू होती है 0.2, सबको log के फॉर्म में लेके आओ तो ये होगा log 2, तभी सॉल्व कर पाओगे ना, तो ये होगा log 2।
इसे आगे चल के आप कैसे लिखोगे, इसे आगे चल के आप कैसे लिखोगे, log ऑफ माइनस आर ए इज इक्वल्स टू log 2 इंटू आर बी, एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए, माइनस आर ए इक्वल्स टू 2 आर बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस आर ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आर बी अपॉन 1। यस और नो। अपनी ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है इसके अपॉन इसके बेसिस पे रेट आप कैसे लिखोगे, इसके बेसिस पे आप रेट लिखोगे माइनस आर ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आर बी अपॉन वाई। तो कंपेयर करो इसे और इसे कंपेयर करो, एक्स के जगह पे देखो क्या है 2 है और वाई के जगह पे देखो क्या है 1 है। यस और नो। तो एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या है 2:1 का है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्या आपको समझा क्वेश्चन कैसे किए गए हैं, क्या आपको समझा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, होनी नहीं चाहिए, है तो एक बार वापस थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके 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 ओके। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर ले, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर ले, छोटा सा है। देखिए क्या है, अ गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन जो कि है 2a गिव्स 4b + c। ये गैसियस हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, इज कैरिड इन अ क्लोज्ड वेसल। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आपको दे रखा है 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पूछा है। बिना पेन चलाए आप इसे कर दोगे बिना पेन चलाए कर दोगे। सी का रेट आपको दे रखा है, बी का पूछा है, बी का रेट सी के 4 टाइम्स है, बी का रेट सी के 4 टाइम्स है। तो उस मेथड से आप रेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4 × रेट ऑफ सी विच इज़ 5 × 10⁻³ 20 × 10⁻³, बस खत्म। या रेट ऑफ बी 20 को छोड़ो, 2 × 10⁻² लिखो, मोल लीटर इनवर्स डॉट सेकेंड इनवर्स या इंटू सेकेंड इनवर्स। दिस इज योर आंसर, रेट ऑफ बी आपको मिल गया। कैसे क्या पता चला ना कि देखो भाई ए के मोल, अच्छा सी के मोल्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द मोल्स ऑफ बी, सॉरी मोल्स ऑफ बी इज 4 टाइम्स द मोल्स ऑफ सी। सही बोल रहा हूँ ना मैं, बी के मोल सी से 4 गुना ज़्यादा है, तो बी का रेट सी के रेट से 4 गुना ज़्यादा होगा। तो सी का रेट आपको दे रखा था, उसको इंटू 4 करो तो आ गया आपका आंसर। बी का रेट आपको मिल गया, बी का रेट आपको मिल गया। मिला नहीं मिला, स्कूल वाले मेथड से करना होता है, बोर्ड में आप कैसे करते, सी का रेट अपॉन उसका कोएफिशिएंट इक्वल करो पहले रेट को, फिर बी का रेट सी का अपॉन सी 1 है बी 4 है, बी का रेट अपॉन 4, फिर बी का रेट चाहिए तो 4 को इस तरफ आप कर दोगे, तो रेट ऑफ बी इज गोइंग टू बी 4 × रेट ऑफ सी। तो रेट ऑफ सी 4 × 5 × 10⁻², फिर इसे लिखते हैं आप 20 × 10⁻²। आगे चल के इसे लिख सकते हो 2 × 10⁻, अच्छा -3 है ना यहाँ पे, -3 ये हो जाएगा -2 मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करते हैं, ओके समझ में आ गया, ठीक है ओके। तो क्या एंड किया जाए आज के लेक्चर को यहीं पे, या थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है ओके। थोड़ा सा बस, और मैक्सिमम 10 मिनट हम और पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, है ना। लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे का नियर अबाउट हो चुका है, ठीक है। 10 मिनट और पढ़ लोगे आप, 10 ही मिनट का तो सवाल है यार। बस मुझे एक टॉपिक क्लियर करना है, मॉलिक्यूलैरिटी हम क्लियर कर लें, ठीक है ना। फिर हम आज का जो लेक्चर है उसे एंड कर लेंगे, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है? पीछे का कोई डाउट है तो बता दो। पीछे का कोई डाउट है क्या अभी तक आपको? पीछे का किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? यहाँ तक क्या सबको सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक का सबको सब कुछ क्लियर है?
यस और नो? क्लियर है ना? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे का टॉपिक, है ना। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड, है ना। हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ स्टेप्स यूज्ड। रिएक्शन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रिएक्शन को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स यूज्ड, कि भाई रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, हम किसी भी रिएक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वो जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब वो जो मोर देन वन स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए। एक या एक से ज़्यादा स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री एक स्टेप में कंप्लीट होगी, कॉम्प्लेक्स एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी। क्या सिंपल सा डिफरेंस आपको इन दो रिएक्शंस के बीच में समझ में आया? बहुत सही बात है, आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सो एक फ्रेश नई मस्त हेडिंग लगा लीजिए, मॉलिक्यूलैरिटी। एम से डिनोट कर सकते हैं आप इसे, मॉलिक्यूलैरिटी नाम की हेडिंग लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स में हम ये मान के चलते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं कोलिजन की वजह से, ठीक है। ओके, इन केमिकल काइनेटिक्स वी अज्यूम और वी सपोज दैट द केमिकल रिएक्शन दे अकर बाय कोलिजन मेथड। जैसे कि मान लो ये दो कोई मॉलिक्यूल हैं, ये जब कोलाइड करेंगे, ये दो कोई एटम्स हैं, मान लो ये कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कोलाइड कर रहे हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, उनके नंबर को हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। वापस सुनो, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो देखो, अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो सेल्फ ब्रेक हो सकता है, अपने आप ब्रेक हो सकता है और प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक मॉलिक्यूल है, सेल्फ ब्रेक हो सकता है, प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा, जो ये कोलिजन करते हैं इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म करे, मतलब कि कोलिजन हो और प्रोडक्ट फॉर्म हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कोलिजन तो होता है लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो इफेक्टिव कोलिजन इसलिए कहा है क्योंकि कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होना भी ज़रूरी है। तो एक अगर मॉलिक्यूल है तो वो सेल्फ ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो दो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तीन मॉलिक्यूल हैं तो कुछ इस तरह आपस में जो है ये लोग कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर चार मॉलिक्यूल हैं, कोलाइड तो करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे, इसे हम कहेंगे अनइफेक्टिव कोलिजन। मतलब कोलिजन होगा लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू देखिए क्या हो सकती है। एक मॉलिक्यूल है तो वो सेल्फ ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी। दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी। और तीन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी 3 होगी। मॉलिक्यूलैरिटी की ये तीन ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, 1, 2 एंड 3, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्या बात समझ में आई? ओके। मॉलिक्यूलैरिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 3, मिनिमम वैल्यू होती है 1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो होगा ही यार।
और 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल कोलाइड तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उनके नंबर को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल्स ही आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उससे ज़्यादा होंगे तो वो कोलाइड तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी की हाईएस्ट वैल्यू 3 होती है। पॉसिबल वैल्यूज़ होती है 1, 2 एंड 3, हाईएस्ट वैल्यू 3 होती है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में लिख लीजिए। मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, मॉलिक्यूल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती, एक मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट होगा। और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती भाई, आधा पौना सवा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, होगा तो 1 या तो 2 या तो 3, ना बीच का ना आगे का ना पीछे का। क्या बात समझ में आई आपको? तो मॉलिक्यूलरिटी ना ज़ीरो होगी, ना फ्रैक्शनल होगी, और ना ही नेगेटिव होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन, एंड मॉलिक्यूलरिटी जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है। क्या ये 3 पॉइंट आपने लिख लिए? पहला कि मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन की जाती है। तीसरा, मॉलिक्यूलरिटी इज़ द मीनिंगलेस क्वांटिटी ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, बहुत सारा मॉलिक्यूल उसमें कोलाइड कर जाते हैं। अपनी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंगल स्टेप में वो नहीं होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल उसमें कोलाइड कर जाते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ही होता है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में आप थ्योरेटिकली उसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखिए, ये भी 4th पॉइंट में लिखिए कि मान लो कोई आपको दे रखा है रिएक्शन 2A गिव्स B, है ना, 2A फॉर्म्स B, इस तरह से आपको कहा है कि फाइंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कैसे फाइंड करोगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन फाइंड करनी है अगर आपको, तो सिंपली सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके सम कर दो, आपको मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी एक मीनिंगलेस टर्म हो जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2A गिव्स B, इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? एक ही रिएक्टेंट है जिसका कोएफिशिएंट 2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। क्या बात आपको समझ में आई? एक और क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन से अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो द एलिमेंट्री रिएक्शन आपको दे रखी है 2A + B फॉर्म C, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फटाक से बिना देख के बस आप बता सकते हो कि क्या है। रिएक्टेंट A और B है, ए का कोएफिशिएंट 2 है, B का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों का सम कर दो, मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगी। और एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो अपने रिएक्टेंट्स हैं उनका जो भी कोएफिशिएंट है उनका करिए सम, आपको मिल जाएगी मॉलिक्यूलरिटी। दोनों A का 2 है, B का 1 है, सम 2 + 1 3, सो मॉलिक्यूलरिटी 3। एक अगला छोटा सा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। पहला दे रखा है मॉलिक्यूलरिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है। दूसरा, इट इज़ अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तीसरा, कैलकुलेटेड बाय थ्योरेटिकल मेथड। चौथा, मॉलिक्यूलरिटी मेनली डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसमें से सही कौन सी है, फटाक से बताइए। मॉलिक्यूलर मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है, यस और नो? सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, मल्टीपल करेक्ट है ये। दूसरा क्या बोल रखा है कि इट इज़ अ फ्रैक्शनल वैल्यू। नहीं, फ्रैक्शन नहीं होती है। और क्या नहीं होती है? जीरो भी नहीं होती है। और क्या नहीं होती है? नेगेटिव भी नहीं होती है। तीसरा क्या बोल रखा है कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय थ्योरेटिकल मेथड। सो इट इज़ ट्रू, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय थ्योरेटिकल मेथड। और चौथा, मॉलिक्यूलरिटी इज मेनली डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो ये गलत है, मॉलिक्यूलरिटी इज मेनली डिफाइंड फॉर अपना थ्योरेटिकल रिएक्शन। क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर है? ओके, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? तो बस आज की कहानी करते हैं समाप्त, है ना। आज हमने पढ़ा कि रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते हो, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है। बस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, है ना। और कुछ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो बस आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगले लेक्चर से या अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड, फिर उसमें हाफ लाइफ पीरियड वगैरह सब आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर होगा। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आई होप आपको आज की सारी बातें कहानियाँ समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। देखते रहिए M2V यूट्यूब चैनल। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा पीछे करके देख लीजिए और स्पीड में लेक्चर को देखा करिए। ओके, टाइम बचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।